नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्ज़ाम। झारखंड के इतिहास का ये भाग 2 है, जिसमें हमने डिस्कस किया है झारखंड के प्रागैतिहासिक काल के बारे में कि प्रागैतिहासिक काल में झारखंड के किस जगह में क्या क्या हुआ था। तो हम लोग देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है काल के अनुसार से। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। जिसमें से प्रागैतिहासिक काल की अगर बात की जाए तो उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहेंगे कि मनुष्यों का लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, जिससे हमको कोई जानकारी नहीं मिलती उनके अनुसार। और तीसरा ऐतिहासिक काल, जिसमें से उनके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, हम लोग पढ़े भी हैं और हमें कुछ कुछ जानकारी भी हासिल हुई है, कुछ क्या बहुत कुछ जानकारी हासिल हुई है। तो हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि झारखंड में प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या हुआ था। तो झारखंड राज्य के प्रागैतिहासिक इतिहास को यहाँ पाए गए पाषाण उपकरण की विशेषताओं के आधार पर 3 वर्गों में बांटते हैं। तो वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? तो प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये 3 मुख्य काल हैं। जिसमें नवपाषाण काल के बाद आता है हमारा ताम्र युग, फिर कांस्य युग और फिर लौह युग। तो हम लोग इसके डिटेल्स आज स्टडी करेंगे, जिसमें से हम लोग सबसे पहला देखते हैं आज पूरा पाषाण काल। अगर सबसे पहला टाइम पीरियड की बात की जाए तो पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल में 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना गया है और नव पाषाण काल को 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। ये डेटा डिफरेंट भी हो सकती है, क्योंकि बुक्स के अनुसार ये अलग अलग डेटा दी हुई है। और सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। जब कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला है तो मीन्स ये तो बिल्कुल परफेक्ट कहीं डेटा नहीं हो सकता है, इस चीज़ से ये कंफर्म हो जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल, इस काल में लोग आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। इसमें 2 वर्ड आए हैं, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। तो आखेटक मुख्यतः शिकारी लोगों को बोला जाता है, शिकार करना उनका पेशा होता है। और खाद्य संग्राहक मीन्स खाना इकट्ठे करने वाले लोग। तो खाद्य संग्राहक एवं आखेटक इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि उस समय ना ही पशुपालन प्रचलित था और ना ही लोग कृषि करना जानते थे, तो इसलिए वो आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। क्योंकि अगर एक जगह पर बहुत ज़्यादा दिनों तक रुकते तो इट में भी ऐसा हो सकता था कि वहाँ के फल फूल भी ख़त्म हो सकते थे और वहाँ के जानवर भी ख़त्म हो जाते थे। इसलिए वो एक जगह से दूसरे जगह भी जाते रहते थे, एक जगह पर बहुत अधिक दिनों तक नहीं रुकते थे। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, परंतु वे इसका उपयोग करना नहीं जानते थे, मीन्स उसका वो ज्ञान ही नहीं था उनको इस काल में से। और झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों के नदियों के किनारे पाए जाते हैं। हजारीबाग जिले के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों जैसे इसको, सरैया रहम, देहांगी आदि में 1991 ईस्वी में कराए गए उत्खनन से पूरा पाषाण कालीन चित्रकारी के प्रमाण तथा पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसको से भूल भुलैया की आकृति, गुफा, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं। हम बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसको एक गांव है जो हजारीबाग से बड़का गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वो यहाँ पर ये सारे पाए गए हैं, गुफा, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। हमने समय तो देख ही लिया था, मध्य पाषाण काल में झारखंड में क्या क्या हुआ था। तो इस काल में पशुपालन की शुरुआत तो हो चुकी थी, पर इस काल का प्रमाण गढ़वा जिले के भवनाथपुर, झरवार और हाथीगाय, ये जगह के नाम है, बालूगारा एवं नाकगढ़ में कराए गए उत्खनन से मिलता है, जहाँ से अनेक पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, मीन्स पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। झारखंड में दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में भी मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं
नवपाषाण काल। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, मीन्स लोग खेती करना जान रहे थे, तो जाहिर सा बात है कि पशुपालन भी होना शुरू हो गया होगा। इस काल में आग का उपयोग तथा कुंभकारी का भी प्रारंभ हो चुका था। भवनाथपुर, झरवार, बालूगारा, नाकगढ़ आदि में कुल्हाड़ी, खुरचनी, तक्षणी जैसे नवपाषाण कालीन उपकरण पाए गए हैं। मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा उपकरण झारखंड के किस किस जगह पर पाए गए हैं, इसलिए मैं अंडरलाइन भी करते जा रहा हूँ कि कुल्हाड़ी, खुरचनी और तक्षणी जैसे नवपाषाण कालीन उपकरण ये गुमला के भवनाथपुर, झरवार, बालूगारा और नागगढ़ आदि क्षेत्रों में पाए गए हैं। नवपाषाण काल में अन्य प्रमुख स्थलों में जैसे रोरो नदी जो कि चाईबासा और बुढ़ाड़ी, बुरुहातु, दरगामा, तमाड़, रांची आदि में भी मिले हैं। एक इम्पॉर्टेंट इसमें से फैक्ट्स और भी बनता है कि पुरातत्ववेत्ता बॉरमैन ने नवपाषाण काल के 12 प्रकार की हस्त कुठार की खोज की है, जिसका विवरण उनकी पुस्तक द न्यूरोलिटिक पैटर्न इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मिलता है। तो ये पुरातत्ववेत्ता का नाम भी इम्पॉर्टेंट है, बॉरमैन, और 12 प्रकार की हस्त कुठार की खोज की है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और उनका बुक का भी नाम इम्पॉर्टेंट है कि द न्यूरोलिटिक पैटर्न इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट था, ये प्रागैतिहासिक काल के पार्ट थे। अब इसमें से आगे बढ़ते हैं तो एक लाइन हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि पाषाण काल के बाद, सॉरी यहाँ कल लिखा है, पाषाण काल के बाद धातु युग आया, लेकिन पाषाण काल और धातु युग तुरंत तो नहीं आया होगा, उसके बीच में कुछ तो टाइम बॉर्डेशन होगा, मीन्स कुछ एक टाइम लगा होगा। तो ताम्रपाषाण काल हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर कि तांबे का युग एवं पाषाण का भी युग, मीन्स ये दोनों के बीच का टाइम जो था उसको ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। पाषाण और तांबे के बीच का समय ताम्रपाषाण काल कहलाए, वो इसलिए क्योंकि लोग पत्थर का उपकरण तो पहले से बनाना जानते थे, लेकिन पत्थर के साथ साथ तांबे को मिक्स करके भी उपकरण बना रहे थे, जो कि पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा धारदार बनते थे, इसलिए उसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल, मीन्स हड़प्पा का तीनों टाइम को बोल सकते हैं, हड़प्पा के पहले, हड़प्पा के टाइम का और हड़प्पा के बाद का टाइम, ये तीनों से संबंधित है ताम्रपाषाण काल। उसके बाद हम लोग आता है झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था, मीन्स हम लोग पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम दोनों को बोल सकते हैं कि ताम्रपाषाण काल का जो केंद्र बिंदु वो सिंहभूम था। आगे बढ़ते हैं ताम्र युग। इस काल में सभी उपकरण तांबा से बनने लगे थे, क्योंकि लोगों को तांबा की जानकारी होने लगी थी, तो जाहिर सा बात है कि तांबे के उपकरण बनने लगे होंगे। इस काल में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने और उससे अयस्क निकालना तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित हो चुके थे, मीन्स उनको ये विद्या आती होगी कि तांबे से अयस्क निकालना और उससे विभिन्न उपकरण बनाना। असुर जनजाति ये झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। हम लोग अगले मीन्स झारखंड का इतिहास का जब तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे असुर जनजाति के बारे में। झारखंड के कई स्थानों में तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बाहर गंडा से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हजारीबाग में 49 खान प्राप्त हुए हैं, तो इससे ये चीज़ साबित होता है कि लोग बहुत पहले तांबे को यूज़ करना जान चुके थे, तभी तो 49 खानों की ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। कांस्य युग, कांस्य युग के बारे में बात की जाए तो कांसा का निर्माण तांबे में टीन मिलाकर किया जाता था। कांसा का निर्माण तांबे में टीन मिलाकर किया जाता था। और छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर झारखंड की प्राचीनतम जनजाति इसको बोला जाता है, तथा बिरजिया जनजाति को ही कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। आप एक बात हमेशा गौर कर सकते हैं कि कांस्य युग हो, चाहे ताम्र युग हो, चाहे लौह युग हो, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये तीनों में असुर जनजाति और बिरजिया जनजाति ये सब कॉमन है, जो जिसकी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा शुरुआत बोल सकते हैं कि ये जनजातियाँ यहाँ पर शुरुआत किए थे, कांस्य का भी, ताम्र का भी और लौह का भी। लौह युग झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति, मैंने कहा था अभी कि असुर तथा बिरजिया जनजाति ये उत्कृष्ट लौह तकनीक को विकास किए। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था और झारखंड में निर्मित लोहे को मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जो कि आज का इराक है, तथा दमिश्क में जो लोहे के
तलवार का निर्माण किया जाता था, और दमिश्क के लोहे के तलवार वैसे भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, विश्व में। तो ये थे हमारे लौह युग, ताम्र युग, कांस्य युग और प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। हम लोग कुछ और देख लेते हैं कि विभिन्न स्थानों में कौन कौन से काल में कौन कौन सा उपकरण पाया गया झारखंड में से। तो उपकरण है कि पत्थर की कुल्हाड़ी एवं भाले तथा पत्थर के अनगढ़े उपकरण, ये झरिया के कोयले खानों में पाया गया है। इसको, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, रहम, देहोंगी, हजारीबाग एवं बोकारो में ये उपकरण पाए गए हैं जो कि पूरा पाषाण कालीन युग के थे। ठीक है। अगला माइक्रोलिथिक उपकरण। माइक्रोलिथिक उपकरण ये भवनाथपुर, झरवार, नाकगढ़ ये मध्य पाषाण कालीन उपकरण थे जो कि इन जगहों में पाए गए हैं झारखंड के। अगला पत्थर की स्लेट, स्लेटी पत्थर का पॉलिशदार छेनी, चाकू नुमा धारदार पत्थर, सुंदर कुल्हाड़ी, ये सारी चीज़ें रोरो नदी घाटी, चाईबासा, बुरुहातु बुढ़ाड़ी यानी तमाड़ में, रांची में भी ये सारे जगह ये चीज़ें पाई गई हैं जो कि नवपाषाण कालीन उपकरण थे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछता है कि सुंदर कुल्हाड़ी या चाकू नुमा धारदार पत्थर, क्योंकि ये मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है, तो जाहिर सा बात है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला तांबे का स्लेट तथा तांबा एवं लोहे की आरी एवं तांबे की कुल्हाड़ी, ये पाया गया है दरगामा गांव, बसिया, गुमला में है। ठीक है। और ये ताम्रपाषाण कालीन उपकरण थे, तांबे का स्लेट एवं तांबे की कुल्हाड़ी, ये भी हमने एनसीईआरटी बुक से लिया है। अब हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं और झारखंड के विभिन्न जगहों में पाए गए हैं। जैसे इसको हजारीबाग, जो कि हमने भी बताया कि हजारीबाग से बड़का गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है इसको, वहाँ पर बहुत बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र पाए गए हैं। खुला सूर्य मंदिर पाया गया है। शैल चित्र दीर्घा मीन्स बोल सकते हैं कि बहुत बड़े पत्थर पर नक्काशी किया गया, चित्र बनाया गया है। और इसको में भूल भुलैया जैसी आकृति भी मिली है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग ये 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली है। ये सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं, बल्कि हम बोल सकते हैं कि अप्रॉक्स 8 किलोमीटर के अंतर्गत होगा। दूधपानी हजारीबाग 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दुमदुमा हजारीबाग में पौराणिक शिवलिंग मिली है। भवनाथपुर गढ़वा, इस जगह में शिकार करते हुए चित्र मीन्स आखेट करते हुए चित्र बोल सकते हैं, जिनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र, प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं एवं शैल चित्र भी मिले हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना आवश्यक है। नेक्स्ट पांडु पलामू में 4 पाए वाली पत्थर की चौकी जो कि पटना संग्रहालय में अभी भी सुरक्षित रखी हुई है। मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश एवं तांबे के औजार पाए गए हैं पलामू में, एक जगह है पांडु। अगला पलामू किला लातेहार, पलामू किला लातेहार में भी हम लोग पौराणिक चीज़ों का एक संग्रह बोल सकते हैं। भगवान बुद्ध की मूर्ति भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है। कहाँ पर? तो पलामू किला लातेहार में। पलामू प्रमंडल में तीनों पाषाण कालों के औजार मिले हैं, तो जाहिर सा बात है कि इन जगहों पर बहुत पहले से लोग रहा करते थे। बारूडी सिंहभूम में पाषाण कालीन मृद भांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी एवं पक्की मिट्टी के मटके प्राप्त हुए हैं। बेनुसागर जो कि अगला ये भी जगह सिंहभूम की ही है, सिंहभूम में 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और अगला एक और जगह है बोनगरा सिंहभूम, हाथ से बने मृद भांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी एवं वलय परस्तर, ये सारी चीज़ें भी प्राप्त हुए हैं बहुत पहले बोनगरा में भी। बानाघाट सिंहभूम, नवपाषाण कालीन पत्थर, काले रंग का मृद भांड, ये भी प्राप्त हुआ है सिंहभूम से। तो सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, धनबाद, रांची, ये सब जगह बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पिछले ज़माने में यूज़ हुआ करते थे, जिसमें से कि अवशेष अभी भी मिलते रहते हैं। लोहरदगा में प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला है। नामकुम रांची में तांबे एवं लोहे के औजार तथा
बाण के फलक, जो कि तीर धनुष वाला जो बाण होता है वो बाण के फलक। मूरत एक जगह है जहाँ पर तांबे की सिकड़ी, चेन तथा कांस्य की अंगूठी मिली है। और लूपगढ़ी प्राचीन कब्रगाह के अवशेष एवं कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण व पत्थर के मनके मिले हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। और छोटा नागपुर क्षेत्र छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा है, तो आदि मानव के साक्ष्य मिलना तो तय है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रतीक चिन्ह सीतागढ़ के प्राप्त अष्टदल को ही अनुकृत है। मीन्स यहीं से वो चीज़ लिया गया है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय का जो प्रतीक चिन्ह है। अगला, भारतीय पुरातत्व में झारखंड के रांची, गुमला एवं लोहरदगा जिले के लिए असुर शब्द का प्रयोग हुआ है। सॉरी, यहाँ अशुद्ध लिखा गया है, असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। इटखोरी चतरा से गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं, ये बहुत पुराने ही हैं। और कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख गोविंदपुर धनबाद से प्राप्त हुए हैं। एक और ही बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि हम बताना चाहेंगे कि भवनाथपुर गढ़वा में जो है वो प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं भी वहाँ से प्राप्त हुई है। तो इस सीरीज में इतना ही, जो कि शायद ये लास्ट पॉइंट था। हाँ, इस सीरीज में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सीरीज में। इस टॉपिक की PDF आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप से भी मिल जाएगी, और अगर ऑडियो सुनना चाहते हैं तो खबरी में आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर सुन सकते हैं। धन्यवाद।